हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 53 में आ जाता है। 53 में यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका क्वेश्चन नंबर 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आंसर इज सी, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यही हम अपने आर्टिकल 51 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 51 में है हमारा राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन का प्रावधान है। आर्टिकल 52 में बात करते हैं, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, और आर्टिकल 54 में बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अगर हम और राष्ट्रपति से रिलेटेड और आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति है, आर्टिकल 56 में पदावधि है, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, 59 हो गया, और 60 में राष्ट्रपति की शपथ, और 61 में महाभियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाएगा वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ हम आर्टिकल 63 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और अगर किसी कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, कोई भी कंडीशन हो, या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, कोई स्थिति आ रही हो ऐसी, तो उसमें जो राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होंगे वो हमारे उपराष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 54 में मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। यही हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं। तो हम थोड़ी पहले डिस्कस किया कि जो हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति मतलब जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यही हम आर्टिकल 76 की बात करते हैं। तो इसमें हमारा महान्यायवादी आ जाता है। अगर हम महान्यायवादी की बात करते हैं, तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो हमारा महान्यायवादी होता है। इसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही होता है। राष्ट्रपति चाहे तो महान्यायवादी को हटा सकता है जब उसकी इच्छा होगी। और महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत हमारा जो है मतलब बोल सकते हैं मंत्री परिषदों से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यालय के रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। आर्टिकल 73 की बात करते हैं, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा को परिभाषित करता है ये। और यहीं हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं,
तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। और आर्टिकल 76 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या जाता है हमारा महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्री परिषद का गठन अभी हमने डिस्कस किया, किसमें आ जाता है? आर्टिकल 75 में आ जाता है। अब हम यहाँ आर्टिकल 26 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 26 में जो हमारे धार्मिक मामले से रिलेटेड जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो है। और आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यही हम आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति शासन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, महान्यायवादी हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में। तो आंसर इज सी, आर्टिकल 76 में। यही हम बात करें आर्टिकल 79 की, तो आर्टिकल 79 में हमारी संसद आ जाती है। और हम संसद में देखते हैं तो राष्ट्रपति प्लस हमारे जो दोनों सत्र होते हैं, सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो हमारे जो सदन है उसमें, संसद है उसमें दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का जो अंतराल आता है उसकी बात करा है। तो ये हमारा आर्टिकल 85 के अंतर्गत आ जाता है। तो हम आर्टिकल 85 की बात करते हैं तो संसद के सत्रों और सत्रावासन मतलब सत्र को समाप्त करना लेकिन सदन को भंग नहीं करना, इसका मतलब ये हो जाता है। और विघटन से रिलेटेड है। अगर हम आर्टिकल 85 की बात करें तो राष्ट्रपति को संसद के सदनों को बुलाने, सत्रावासन करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है ये। और यही हमारे जो संसद के जो 2 सत्र होंगे उनके बीच में अधिकतम जो अंतर हो सकता है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। राष्ट्रपति, नेक्स्ट अगर एक और पॉइंट की बात करते हैं हम तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। यही हम आर्टिकल 95 की बात करें तो 95 में जो है हमारा वो है लोकसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर अनुपस्थित हो। मतलब इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जो अगर लोकसभा अध्यक्ष है, जो हमारा अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है तो उसका जो कार्यभार होगा वो हमारा उपाध्यक्ष देखेगा। अगर किसी कारणवश हमारा उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो जो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में आ जाता है। अगर हम आर्टिकल 108 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मतलब अगर इसको बुलाएगा कौन, आपसे पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। अगर हम आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो हमारा 110 में हमारा आ जाता है धन विधेयक को परिभाषित करता है। और आर्टिकल 112 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय वितरण आ जाता है जिसे हम बजट भी कहते हैं। और आर्टिकल 106 की बात करें तो जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 108 में जो है हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और 105 की बात करते हैं हम तो संसद के सदनों उनके सदस्यों और समितियों की
शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें संसद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 में हमारा जो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आ जाती है। अगर हम धन विधेयक की बात करें, सॉरी आर्टिकल 109 की बात करते हैं तो धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया है वो आ जाती है। अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक जो होता है उसे हम राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, इसे सबसे पहले हम लोकसभा में पेश करेंगे, उसके बाद ये राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी धन विधेयक आएगा उसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा पहले, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर आर्टिकल 111 में बात करते हैं तो आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति से रिलेटेड प्रावधान है। मतलब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद, मतलब कोई भी विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाए, एक विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जो राष्ट्रपति है उसको स्वीकार भी कर सकता है, उसे रोक भी सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। तो उस स्थिति में अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज दिया और दोबारा से उस सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो यहाँ जो हमारा आर्टिकल 112 क्लॉज 29 भी है, आर्टिकल 146 क्लॉज 3 भी है, आर्टिकल 148 क्लॉज 6 भी है। मतलब उपयुक्त सभी हमारे जो आर्टिकल हैं वो भारत की संचित कोष निधि से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 124 की बात करें, अगर आर्टिकल 124 की बात करें तो इसमें हमारा उच्चतम न्यायालय हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जारी करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 24 हमने देखा अभी कि उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन आ जाता है। तो जो आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही हमारा क्लॉज 4 आता है, उसमें हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है उसके तहत। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आर्टिकल 124। अगर उसमें क्लॉज दे दिया जाए तो क्लॉज हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ आर्टिकल 256 की बात करते हैं तो 256 में यह प्रावधान है कि राज्यों और संघ के दायित्व का प्रावधान है। यहीं हम आर्टिकल 151 की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। और 111 आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, इसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आंसर है आर्टिकल 143, आंसर इज डी। और यहीं हम आर्टिकल किसकी बात करते हैं? 352 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आ जाती है हमारी। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय
अपने द्वारा सुनाई गई किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो आर्टिकल 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवेदित होगी? आंसर इज आर्टिकल 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ। इससे हमें सारे आर्टिकल याद नहीं करने, हमें मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही याद रखने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? आंसर इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आंसर इज बी, आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आंसर इज डी। आंसर इज डी, आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो आंसर इज आर्टिकल 248। आंसर इज डी। तो आर्टिकल 248 के अंतर्गत संसद को विधान बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आंसर इज बी, आर्टिकल 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249। आंसर इज डी। जो आर्टिकल 249 है उसमें जो संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम बोल सकते हैं संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, हम ये बोल सकते हैं। आंसर इज 40। फिर क्वेश्चन 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो आंसर इज डी, आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर इज ए, आर्टिकल 256 से लेकर 263 के अंतर्गत हमारे केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर इज ए, आर्टिकल
256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर इज सी, आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर इज बी, आर्टिकल 280 के अंतर्गत हमारा वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो ये हमारा आर्टिकल 300 क्लॉज का में है। अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा जो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था जो हमारा आर्टिकल 31 में आता था, जिसको हटा के अब हमने आर्टिकल 300